बोर्ड पे नजर तो पड़ा ही होगा आप लोगों का, साफ करके भी रख सकते थे। कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे, इज्जतदार लोग हैं आप लोग। चलिए आते हैं मुद्दे पर, बातचीत मत कीजिए, जो मेन काम उसको कीजिए, बातचीत मत। इंसॉल्वेंसी नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। दो बेसिक बातें हैं, दो एक्ट है अलग अलग, उसके थ्रू किसी को प्रेफरेंस क्रेडिटर माना जाता है तो बाकी को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाता है। कल 3 क्वेश्चन हम लोग देखें। यहां से जाने के बाद, यहां से इमीडिएट घर जाने के बाद वो 3 क्वेश्चन, कितने लोग हैं तो पता है। झूठ का हाथ मत उठाइए, विद्या के मंदिर में है, झूठ हाथ में उठाओ बस। तो बहुत अच्छी बात है। क्लास जो सबसे ज्यादा बात करता है लोगों का हाथ नहीं उठा। चलिए अच्छी बात है। आप लोग क्या लीजिएगा मेरा, ठीक है, एक छोटी सी बात है। आप लोग भले ही एक ऐसे माहौल में है जहां पर ग्रेजुएशन ही तो है वाला कंसेप्ट है, लेकिन याद रखना जिस लाइफ में, जिस एज में आप लोग जी रहे हैं, ये एज कॉमर्स वालों का ही है। ये जो समय है, वक्त जो है, वो कॉमर्स वालों का ही है। शायद अगर आप लोग नौकरियों पर ध्यान देंगे, हर ब्लॉक में, हर ऑफिस में, सरकार के हर कार्य वाले विभाग में अकाउंटेंट की बहाली है, अभी भी 1-2 महीने के बाद आने वाली है। ग्रेजुएशन में बीकॉम पार्ट 1 का आप लोग एग्जाम देंगे, उस प्रोस्पेक्टिव से 2-3 मिनट जरा सुन लीजिएगा। ये जो माहौल है, एक ऐसा माहौल है जहां पर लगता है कि ग्रेजुएशन ही तो है, क्या है ग्रेजुएशन तो सिंपल चीज है। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, शायद आपके करियर के लिए या आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आप लोग सुनते हैं ना कि कॉमर्स के टीचर की बहाली होती है, लेक्चरर की बहाली होती है, प्रोफेसर्स की बहाली होती है। प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है? 1,50,000 या 1,70,000। ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा, बस हलबला रहे हैं। अभी ये भी पूछ दिया जाएगा बहाली होता कैसे, वो भी नहीं पता। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग बात कहाँ किए इसके ऊपर किसी से? आपका सीनियर बताया आपको? कोई बताया आपको अभी तक? लेक्चरर की जो बहालियां होती है उसमें एग्जाम नहीं होता है। यूजीसी नाम सुने होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो हमेशा अमेंडमेंट निकालता है। उसमें इंटरव्यू होता है, 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। कितने नंबर का? जी, 85 नंबर। आपका वही देखा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन में और एम.कॉम में किया, कुछ अच्छा लगा होगा। मैट्रिक और इंटर के मार्क्स नहीं देखे जाते। ध्यान से सुनिए, पता ही नहीं है, हलबला रहे हैं। सुनिए, बाद में रोइएगा, कोई कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा। पैसा लेके भी खड़ा रहोगे तो काम उसका होता है जो मैरिड होता है। जहां पे तुम में काबिलियत ही नहीं है, तुम्हारा मार्क्स से नहीं है, वहां पर कितना ही पैसा खर्च करो तुम्हारा होगा कुछ नहीं। आपको पता है 55% से अगर कम आ गया ना ग्रेजुएशन में, आपका शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं होगा, आप अप्लाई करने के लिए काबिल नहीं है। पता था आपको? 55% से अगर कम है तो आप लेक्चरर का फॉर्म में नहीं भरिएगा। सिलेक्शन सबको बहुत बार
मात्र 15 नंबर इंटरव्यू पे होता है और 85% आपका ये मार्क्स काम करता है। क्यों ना 100% दिल और जान से इस मार्क्स को बढ़ाया जाए। क्यों हम कहें कि ये ग्रेजुएशन ही तो है, चलो सैटरडे को गांव चलते हैं, संडे को रहते हैं। ये नहीं कह रहे कि आपके बैच में सब ऐसे हैं, दो चार लोग बेहुदा सब लोग हम क्लास में भी बात कर लेते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, ऐसा वाला हिसाब का क्या दिक्कत है? कैसे ऊपर पढ़ेंगे? 55 आ गया, उसको कोई गम नहीं है। 55 आ गया, कुछ पता नहीं आगे करियर में कहीं पे यूज होता है कि नहीं। एक पल के लिए मान लेते हैं सर हम लेक्चरर नहीं बनेंगे, तब इस मार्क्स का क्या होगा? कोई बताइए तो, तब इस मार्क्स का क्या होगा? मार्क्स की यूटिलिटी और कहां है? बात समझ गए? और जितना भी पंचायत लेवल पर बहाली है, बिहार सरकार की जैसे डीएम ऑफिस में वो अकाउंटेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये जो छोटी मोटी बहालियां होती है बड़े लेवल पे कंडक्ट नहीं किया जाता, वो सीधे पंचायत लेवल पर मार्क्स देकर सेलेक्ट कर लिया जाता है। आप समझ पाए? तो इस मार्क्स का यूज समझिए। अच्छा चलिए इसके बाद और मान लेते हैं, चलिए सर इस सब को भी हटाइए। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि देखिए आप में से 4-5 बच्चे बैच के काफी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ बच्चों का जो भविष्य है वो पढ़ाई को लेकर के जो वो एक हार्डली डेडिकेशन है वो नहीं दिखाई देता। आए नहीं आए चला काम। आप जानते हैं विक्रम के बारे में आपने सुना होगा, विक्रम कुमार जो 96% लाया था ग्रेजुएशन में, पार्ट 1 में 96% था और पार्ट 2 में 94% था। आदर्श के बारे में भी सुने होंगे। वो दोनों विद्यार्थी यहां से ग्रेजुएशन करने के बाद दिसंबर में, अभी चूंकि थर्ड पार्ट का रिजल्ट आया, थर्ड पार्ट के रिजल्ट आने के बाद लोगों ने दृष्टि आईएएस का नाम सुना होगा, कभी यूट्यूब सब पे देखते हैं, तो वो लोग दृष्टि आईएएस ज्वाइन करेगा, अभी दिल्ली जा रहा है, तो वही मिलने आया था, तो इसीलिए वो वाक्य आपको सुना रहे हैं। क्योंकि अब आप लोग हैं थोड़े से ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हैं, और आप समय पे होते तो पार्ट 2 में ही होते, अभी पार्ट 1 का पढ़ रहे हैं वो अलग बात है। आप लोगों को सुनाना जरूरी है। तो वो लोग अभी वही दिल्ली जा रहा है मुखर्जी नगर, और वहां से दृष्टि आईएएस ज्वाइन कर रहा है। तो हम आपको डेफिनेटली बताते हैं ये दोनों वो बच्चे हैं जो 3-4 साल के बाद आप लोग सुनिएगा ये लोग कहीं का पदाधिकारी जरूर है। ऐसा बिलीव हमको क्यों है? सर आप एक बात बताइए, अभी बातचीत कर रहे, बुरा तो नहीं लग रहा है? होता है, सवाल बताइए। एक होता है कि सर इंटर करके जो जाता है उसको ना होता होगा। आपको हम बता दें, इंटर करके जो बच्चा दिल्ली चला जाता है या कहीं चला जाता है उसका जल्दी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके गार्जियन कुछ ज्यादा ही सिक्योर हो जाते हैं, 10वें कराने के बाद महिंद्रा ज्वाइन करवाते हैं, 10वां पासे कराने के बाद। अब जानते हैं उनका नहीं होता है, क्यों? उस बच्चे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो बैठता किसके साथ है? बुढ़वा सबके साथ। वो बच्चा जो 10th पास करके आया है वो पीजी वालों के साथ बैठता है महिंद्रा में। उसका कॉन्फिडेंस कभी भी बेहतर हो पाएगा? उसको लगेगा कि हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, उसको लगेगा हम तो यहाँ कुछ करेंगे, सब पितामह सब बैठा हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ? अब जानते हैं कॉन्फिडेंस का गिरना, एक बार अगर कॉन्फिडेंस गिर गया ना तो लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस के गिरने पे आप लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझिए। हाथी जानते हैं, हाथी के बच्चे को महावत जो बांधता है वो एक छोटे से कड़ी में, हम लोग कुत्ता पालते हैं ना, तो एक छोटा चेन होता है उससे बांधते हैं, तो हाथी के बच्चे को उसी चेन से बांधा जाता है। और क्योंकि बच्चा, हाथी का बच्चा जब बच्चा रहता है तो ज्यादा ताकत होती नहीं है, तो चेन को 2-3 बार खींचा, ऐसे ऐसे किया तो खोल नहीं पाता है। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है
उसके बाद उसको थोड़ा मोटा चेन में बांध देते हैं, क्योंकि इतना मोटा चेन में तो बांधेगा नहीं, उठेगा ही नहीं महावत से, तो उसको एक ऐसा नॉर्मल चेन में बांधता है, कहीं भी पेड़ में बांध दिया, कहीं भी खुट्टा में बांध दिया, महावत को देखिएगा ऐसे बांध देगा उसको। तो अब सोचिए, जब वो हाथी बड़ा हो गया तो उसके पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई। आज उसके पास इतना ताकत है कि वो किसी भी पेड़ को उखाड़ दे, खंभे को उखाड़ दे, लेकिन आज भी उसको उसी चेन से कहीं भी बांध दिया जा रहा है, लेकिन वो नहीं भागता है। इसलिए नहीं कि महावत से प्यार है उसको, इसलिए कि वो मान चुका है इस बात को कि अगर वो ट्राई भी करेगा वो कुछ कर नहीं पाएगा। और ये जो बिलीव है, ये जो कॉन्फिडेंस टूट जाना है, ये उसे कभी भी आजाद होने नहीं देता है, इसीलिए वो जिंदगी भर गुलाम रहता है। तो दिवालिया वो नहीं है, जो कि दिवालिया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। दिवालिया प्रैक्टिकल लाइफ में एक मोटिवेशन के तौर पे आप समझिए, दिवालिया वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। वास्तविक दिवालिया वो है जिसके पास विचार नहीं, जिसके पास विजन नहीं। आप क्यों मानते हैं कि आप ऑफिसर नहीं है कल के डेट के? आप क्यों मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? दो चार जाहिलों को छोड़ दीजिए, वो लोग आएंगे, वो लोग बातचीत ही करेंगे, वो लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे रहेगा, तो ऐसे ही इसी में रह जाएगा बस। लेकिन आप में से चंद बच्चे क्यों नहीं मानते कि हम इन फ्यूचर एक बेहतर मुकाम पे हो सकते हैं? आपको कुछ पल के लिए लगेगा कि सर अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें कुछ पल के लिए, तो सर जानते हैं आर्ट वाले को पहले होता है। आपको हम एक सच्चाई बताते हैं, ये जो अगर आपने इंटर के बाद आर्ट ले लिया, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, शायद इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आर्ट के थ्रू उनको एक बेहतर वो हेल्प करेगा वो सब्जेक्ट। आर्ट रखने के बाद आपका ट्यूशन खत्म, ट्यूशन तो खत्म, क्योंकि आर्ट का आप ट्यूशन करेंगे नहीं। पढ़ाई का एक प्रेशर खत्म, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए, कोई ट्यूशन है ही नहीं, होमवर्क है ही नहीं। आप जो भी पढ़ रहे थे, आज आप पढ़ते हैं, आज आप एग्जाम है तो आप पढ़ रहे हैं, आप ट्यूशन आ रहे हैं, आपको पता है कि आप कल जाके 3 क्वेश्चन बनाना था, आज जाके फिर 4 क्वेश्चन बनाना है, एक बार वो चैप्टर रिवाइज करने हैं, वो चैप्टर रिवाइज करने हैं। ग्रेजुएशन में केवल सिलेबस को ध्यान मत रखिए, ये देखिए कि आप पढ़ाई में इन्वॉल्व कितना रह रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप लर्निंग यहां सीखें। 3 साल का जो ये पीरियड है, अब जानते हैं हम आपको क्यों इस कॉन्फिडेंस से बोले कि विक्रम और जो आदर्श जा रहा है वो देखिएगा 3-4 साल के बाद सेलेक्ट होगा कहीं ना कहीं। वो इसलिए बोले क्योंकि वो लोग जहां रहता है उस चीज को बेटर परफॉर्म करना जानता है। वो जब ग्रेजुएशन में था तो ग्रेजुएशन में बेटर परफॉर्म किया, इंटरमीडिएट में था तो इंटरमीडिएट में डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक था, मतलब अच्छा परफॉर्म किया। अब नहीं कहेंगे जो टॉप ए करता है वही अच्छा करता है, लेकिन लर्निंग आ गया था उसको। तो अगर आपको 3 साल में ग्रेजुएशन का जो ये 3 साल है, इसमें अगर आपको लर्निंग आ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और देख जानते हैं इंटरमीडिएट में थोड़ा सा लड़कपन होता है। इंटरमीडिएट 11th 12 का बच्चा को देखिएगा, अभी इस 12 वाला सर उसको देखते हैं, हम नहीं कहते हैं कि चुप हो जाओ, कहेंगे तो और भला करेगा, उल्टा खेल होता है। मतलब ये नहीं बदमाश नहीं होता है, लड़कपन है, बाल मस्तिष्क है, चंचल है, थोड़ा 2 मिनट चुप रहेगा, फिर भूल जाएगा, फिर बात करेगा, फिर हल्ला करेगा, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन ग्रेजुएशन का जो 3 साल है, इसमें अच्छे लोग जो लाइफ को बदलना चाहते हैं वो बहुत ही शांत होते जाते हैं। और जितना आप शांत होइएगा, जितना आप गंभीर होइएगा, चीजों को समझिएगा, उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से फ्यूचर में आप कुछ कर सकते हैं। लड़कपन वाले मन से दिक्कत होता है, समय की बर्बादी होती है, समझ नहीं होता है, सीरियसली आप अपनी बातों को लेते नहीं हैं, लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये सब चीजें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी विक्रम और सुजीत का एग्जांपल दिया, विक्रम और आदर्श, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये है कि आपके बहुत सारे सीनियर यहाँ पे ग्रेजुएशन करते होंगे,
लेकिन वो आपके लिए एक आइडियल रोल मॉडल नहीं है। लेकिन जिस दिन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ये लोग बहुत अच्छा रोल मॉडल बनेगा कॉमर्स के बच्चों के लिए। और चूंकि आज ये हिम्मत जो किया ना, तो देखिए हिम्मत क्या वही प्रशंसनीय है। पहली बात ये जो डेयर है, जहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद 5,000 का नौकरी ढूंढता है बच्चा लोग, 10-15 हजार से ज्यादा मिलता भी नहीं है, ये भी समझिए। और साइंस वाले को और उससे कम मिलता है पहली बात। तो वो जो 10-15 हजार का नौकरी ढूंढता है, छोड़ के डेयर दिखाया है कुछ यूपीएससी ट्राई करना ही अपने आप में गजब की बात है। साहस बहुत अच्छा है, इसीलिए आज चर्चाएं हो रही है। लेकिन दिल्ली का बच्चा जब आईएएस कर लेता है या कुछ भी कर लेता है, कुछ भी निकालता है, तो हम लोग दिल्ली का था, हम लोग को ये लगता है दिल्ली का था, पता नहीं उधर का टैलेंट होगा, कुछ होगा ऐसा। लेकिन जब हमारे आपके मोहल्ले में, हमारे आपके बीच से कोई कुछ बनता है, तो हमको लगता है जब नहीं कर सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते, ऐसा वाला डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है। जब तू कर सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते, तू भी दरभंगा था, हम भी दरभंगा से। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए पहली बार देखिए, ये सब किस्सा तो सुना चुके हैं आप लोगों को कि सीए करने गया, फाइनल में है, ये है, वो है, वो सब तो सुना चुके हैं। लेकिन ये जो पहली बार यूपीएससी करने जा रहा है, बहुत फन। और अब देखिएगा, जब वो लोग आया था, मतलब 12 में, 11th मेरे से नहीं पढ़ा हुआ, 12 में आया हुआ, तो 12 में जब आया तो थोड़ा सा चंचल बदमाश। ग्रेजुएशन में जिस तरह से उन लोगों ने परफॉर्म किया, मतलब जब कल मिलने आया था, यकीन नहीं करेंगे, मतलब जिंदगी में करियर को लेकर के इस तरह का चिंतन, इस तरह का त्याग। आदर्श के बहन की शादी है 9 तारीख को, बोल रहा था सर हमको ये लग रहा है कि सर एक भी कोई सपोर्ट करने वाला होगा तो हम शादी के दिन आते हैं और उसी के एक दिन बाद चले जाते। सिस्टर की शादी कब, यहाँ चचा का शादी में जाकर 10 दिन बाद है। अब सोचिए ना, यही तो एक अंतर हो जाता है। नहीं, यहाँ रिलेटिव की शादी में हम 20 दिन इन्वॉल्व हो गए, या खुद के बहन की शादी है, बावजूद इसके विचार देखिए। मतलब आप कहते हैं ना कि फलना तो बड़ा अच्छा हो गया, पास कर गया, उसका लक होगा। लक कैसे होगा भाई? छोटे छोटे त्याग को लिस्ट कीजिए ना, आप देखिएगा कि बहुत बड़ा बड़ा त्याग हो गया है उसके अंदर। लक कैसे हो जाता है? यहाँ मोहल्ले में शादी हो, दोस्त का शादी हो, हम लोग जाकर 2 दिन बर्बाद कर लेते हैं। दूर का रिश्तेदार तो भी जाकर नाच लेते हैं। विचित्र बात है भाई, हमारे लाइफ में करोगे क्या? तो गणित है, नेचर का एक गणित है वो। अभी तो धीरे धीरे समझोगे जिंदगी को। प्रकृति एक नियम पे चलती है। सूरज अपने नियम को अगर हटा दे, कभी उगेगी ना, नाचना बंद कर दे, अंधकार में जीवन हमको बढ़ ही जाए। हवा बंद हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, हवा में मर ही जाए। सोच के देखो, हर चीज, मिट्टी से जो पौधा उगता है उगना बंद हो जाए। प्रकृति अपने नियम पे है कि नहीं बताइए? प्रकृति अपने नियम पे, और हर चीज नियम से चलती है। देश भी संविधान से चलता है। हमारे और आपके जीवन में भी नियम होना चाहिए। और सफल वही है जिसके लाइफ में नियम नहीं, और जो ये नियम नहीं है उसको अनडिसिप्लिन कहा गया है। और अनडिसिप्लिन, क्लास में भी अनडिसिप्लिन, घर पे भी अनडिसिप्लिन, जीवन में भी अनडिसिप्लिन। नियम नहीं है, और अपने ऊपर डिसिप्लिन लगे, नियम बनाए, नियम से बांधिए अपने आप को अगर सफल होना चाहते हैं। अगर आपने ये नियम बनाया अपने लिए कि हमको 2 घंटा 3 घंटा अकाउंट्स को देना है, और सपोज करिए कि आगे जाकर सिविल सर्विसेज अगर आपको ज्वाइन करना है, तो 1 घंटा आपने पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वर्ड्स सीख लिए 2-4, इस तरह का कुछ भी आप कर रहे हैं, तो नियम तोड़िए मत। किसी भी कीमत पे आपका नियम टूटना नहीं चाहिए। अगर आपने भविष्य में सीए की तरफ जाने का सोच लिया है, तो आप फिर ये अकाउंट्स को एक प्रॉपर टाइम दे दीजिए। उसके बाद जो समय बचता है, तो आप फिर जो और भी जो बुक्स है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है या इकोनॉमिक्स है, तो आप उसके बुक्स को पढ़िए। बुक से पढ़े रहेंगे तो आपके पास ज्यादा नॉलेज रहेगा, तो आप आईपीसीसी में बेटर परफॉर्म करेंगे। तो नियम का होना बहुत जरूरी है। और सफल वही लोग होते हैं जिनके लाइफ में कोई नियम ही नहीं होता है, कोई नियम ही नहीं है, बस कहीं भी धक्के खा ले। तो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ना कुछ तो समझे होंगे, क्योंकि हम आपको कुछ कहना नहीं चाहते, बस इतना ही कहना चाहते थे कि देखिए, कॉमर्स रखने के बाद भी आप जब हर चीज कर सकते हैं, तो प्लीज अपने आप को कम मत आंकिए। बस इतना ही कहने का मेरा आशय था।
यहाँ इसलिए ऐसा कहना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, आप सीनियर्स को भी देखते हैं तो ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है या फिर 5 साल से तैयारी चल रहा है, तो यहाँ का एक माहौल अलग है, इन्वायरमेंट अलग है। ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे धीरे धीरे अंदर वो हाथी वाला हाल हो जाता है। 11th-12 में तो कुछ ज्यादा अच्छा करने का सोच भी रहे होते हैं, ग्रेजुएशन का 3 साल बीतते बीतते वो अपने आप को मान लेते हैं कि अब हम चेन तोड़ नहीं पाएंगे हाथी जैसे, जो जबकि अब वो बड़े हाथी हो गए हैं और वो कुछ भी कर सकता है। बस यही आशय था आज क्लास का, आज हम आपको एक बात समझा सकें। लेकिन चलिए अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी है, कोई बुक वगैरह की जरूरत नहीं। हम देखते हैं जैसे ही बोले मुद्दे पर बुक खोल लिया, कॉपी, हम कहाँ बुक देख के पढ़ा रहे हैं, तो फिर आराम से रिलैक्स। वो बुक वाला जो क्या होता है 8, 9, 10 में होता है ना, जो टीचर भी बुक है वो निकाल के बैठ जाते हैं, बच्चा को देखो हाँ पैराग्राफ 1 में बेटा पढ़, हाँ तू पढ़, इसके बाद तू पढ़। वहां पे जरूरी है पहले बुक निकाले, सर कहाँ से पढ़ाने वाले। यहाँ ग्रेजुएशन में आप है ना, तो यहाँ तो ना हम बुक देख रहे हैं ना आप बुक देख रहे हैं। आपको सुनना है, सुन के समझना है। जब लिखने की कोई बात आएगी तो हम कहेंगे कॉपी निकाल के लिख लीजिए। जिस दिन जब क्वेश्चन बताने की बात है तो हम खुद कहेंगे पेज नंबर इतना पे आइए, तब ना आइएगा पहले से पेज नंबर पलटने लगते हैं। बताइए अच्छी बात है नहीं? जब एक आदमी दिवालिया हो जाता है, जब एक आदमी दिवालिया हो जाता है तो उसके लायबिलिटी को 4 भागों में बांट दिया जाता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। और 4 भागों में बांटने पर हम उसका नाम ऐसे लेते हैं: अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। और ये 4 नाम आप लोग जान गए। फिर उसके संपत्ति की लिस्टिंग कर देते हैं। संपत्ति की लिस्टिंग करने में सबसे पहले हम लोग जितना भी संपत्ति है, बुक डेट यानी कि डेटर और बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़कर और मॉर्गेज एसेट को छोड़कर उन सब को ई लिस्ट में रख देते हैं। बुक डेट को एफ लिस्ट में रख देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को जी लिस्ट में रख देते हैं। और इस प्रकार से हम लोग एक अब क्या करते हैं, तो अब देखते हैं कि कितना पैसा एसेट को बेच करके आएगा और लायबिलिटी को कितना पैसा देना है। इसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाता है। तो कुल मुद्दे की बात यही हो गई कि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाया जाता है। क्या आप लोग समझ पाए? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सीखना है तो पूरी सिद्धांत जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही आप यहां देखेंगे और हम आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अच्छे से समझाते हैं। ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि 2 मुद्दा है हमारे पास। 2 मुद्दा है हमारे पास। एक मुद्दे का नाम है लायबिलिटी और एक मुद्दे का नाम क्या है? लायबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। और दूसरा मुद्दा है हमारे पास एसेट, है ना? दूसरा मुद्दा क्या है हमारे पास? एसेट। अब लायबिलिटी में आपको ये समझना है, लायबिलिटी में सबसे पहले क्या है? अभी पहले देखो यहां जो हम बनाएंगे उसका एक पहले यहां पर रॉ डाटा आप देख लीजिए कि हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। लायबिलिटी में क्या सब होगा? तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट, ये तो समझ गए आप लोग। लायबिलिटी में क्या हो गया? और अगर हम इसके लिस्ट की बात करें तो हम लोग सब लोग जानते हैं ये ए में आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा हो गया फुल्ली सिक्योर्ड। क्या हो गया? और ये हो गया बी। तीसरा हो गया पार्टली सिक्योर्ड। ऐसे देखिए कि अभी याद ही हो जाए, बस 2 से 3 दिन का जो मेहमान रह गया। इसमें 2 चीजें हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरा है डेफिशिएंसी अकाउंट। लेकिन आज हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को समझ लेते हैं और ये याद ही हो जाना चाहिए। तो ऐसे देखना है कि ये याद हो जाए। तो पहले अभी आप ये देखिए रॉ डाटा जो आपके दिमाग में है, मैं पहले वो लिखता हूं, उसके बाद ये बनाएंगे
पार्टली सिक्योर्ड, ये हो गया लिस्ट सी, और उसके बाद हो गया प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, ये भी जानते हैं आप लोग, और ये हो गया लिस्ट डी। लायबिलिटी में एक होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का ग्रॉस वैल्यू, एक क्या होता है का ग्रॉस वैल्यू, और एक होता है एक्सपेक्टेड टू रैंक। एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब है कि जो वैल्यू आप पे करेंगे, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक हमारा प्राइवेट क्रेडिटर है, आप तो सुनोगे प्राइवेट क्रेडिटर, तो प्राइवेट क्रेडिटर है 100 रुपए का, लेकिन वो क्या है कि भाई तुम 90 भी दे देगा तो चलेगा। मैंने अपने दोस्त से 100 रुपया कर्ज लिया था, प्राइवेट क्रेडिटर हो गया मेरा, तो 100 रुपये दोस्त ने कहा कि भाई ठीक है बड़ा स्थिति खराब है, 90 रुपया दे दो चलेगा। कितना? 90। तो एक्सपेक्टेड टू रैंक कितना हो गया? तो ये छोटी सी बात पहले समझ में आ गई। एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू मुझे पे करना है, जो वैल्यू मुझे पे करना है। अच्छा अब आप सोचिए, ठीक है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का एक्सपेक्टेड टू रैंक तो जो वैल्यू हमें पे करना है तो समझ में आ गया। अच्छा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर में 10 रुपए का लायबिलिटी था, कितने का? 10 रुपए का लायबिलिटी था। अब तो उसको तो मैंने पहले से 15 रुपए का एसेट दे दिया है, तो 10 रुपए का लायबिलिटी था, 15 का एसेट दे दिया, तो ये तो उल्टा 5 रुपया मेरे को बचेगा। पे क्या करना है? एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब मुझे पे करना है, इसमें हम उल्टा 5 रुपया ले रहे हैं, हम देंगे क्यों? तो एक्सपेक्टेड टू रैंक में इसको शामिल नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो लॉजिकली समझ में आ रहा है एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब पे करना है मुझे। यहां तेरे पास मैंने ऑलरेडी ज्यादा कीमत की वस्तुएं छोड़ी हुई है, उल्टा तू मुझे देगा, उल्टा तू, मैं पे क्यों करूंगा तुम्हें? बात समझ में आ गई। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर में 10 रुपए का कोई इस लोन था, बड़े आराम समझे 10 रुपए का कोई लोन था, इसको हमने 8 रुपए का एसेट रखा था, कितने का? 8 रुपए का, तो वी हैव टू पे 2। अभी एक्सपेक्टेड टू रैंक पे आ गया, क्यों आ गया आप सोचिए, समझ में? पे करना है, ये पे करना है इसलिए आ गया एक्सपेक्टेड टू रैंक में। लेकिन ये नहीं आया क्योंकि इसके पास तो मैंने ऑलरेडी जाने का, तो इसको पे और क्या करें, इससे तो और वापस लेना है हमको। चलिए अच्छी बात, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? प्रीफरेंशियल, इसको भी एक्सपेक्टेड टू रैंक पर ही रखेंगे। एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे देना है, पे करना है, लेकिन रैंक मतलब रैंक के हिसाब से पे करना है। लेकिन प्रीफरेंशियल वाले का तो सबसे पहले इसमें रैंक क्या आएगा, नहीं समझे हमारी बात? तो इसको भी हम रैंक में शामिल। रैंक का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आएगा बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। रैंक का मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे बोलते हैं ना आप, तो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। भाई ये तो सबसे पहले देना है, इसमें तो नंबरिंग होगी। गवर्नमेंट का टैक्स है 500 रुपया, सबसे पहले देना है। तो रैंक का नंबर 1 नंबर 2 के सरकार का पैसा सबसे पहले, समझ में आ गया वो? तो एक्सपेक्टेड टू रैंक यानी कि रैंक के आधार पर हम पे करेंगे केवल और केवल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को और पार्टी से। और लॉजिकली हमने आपको बता दिया है कि हम इसको भी पे करेंगे, इसको ये मत मानिए इसको पे नहीं करेंगे, इसको पे करेंगे प्रेफरेंशियल वाले को, इसको सबसे पहले देंगे। तो मुझे ये समझ आइए कि मोटे तौर पे आपको ये लायबिलिटी वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सभी बच्चे समझ गए? अब आते हैं इसे, अपने डिस्कशन को ले चलते हैं इसे। कहां चले गए? इसे विचार कीजिए। सबसे पहले अदर एसेट, या ऐसा कह लीजिए आपको समझने के लिए लिखते हैं एसेट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़, एक्सेप्ट मतलब छोड़। किसको छोड़कर? तो मॉर्गेज, मॉर्गेज एसेट होगा, मॉर्गेज एसेट प्लस प्लस, समझ में आ गया? यानी इन तीनों को छोड़कर। अब सर ये ऐसे एसेट की लिस्टिंग क्या होगी? क्लियर है सभी बच्चों? की लिस्ट है। थ्योरी अगर याद हो तो कितना अच्छा लगता है आगे की चीजों को सीखने में। किसी को रट के सीखते तो बहुत बोरिंग सा चैप्टर हो जाता है। सर ये जो एसेट है हम इसको एक्सपेक्टेड टू रैंक नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एस्टिमेटेड। होगा मेरे क्या? एस्टिमेटेड टू रियलाइज, एस्टिमेटेड टू रियलाइज। रियलाइज एसेट से, एसेट को पे नहीं करना, एसेट से रियलाइज।
तो इस एसेट से जो रियलाइज होगा वो लिख लेंगे कि भाई हाँ मेरे पास ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, जो मॉर्गेज नहीं है, डेटर नहीं है, बिल ऑफ एसेट, बस इन तीनों को छोड़कर ये एसेट है, उससे आपको इतने पैसे आ जाएंगे। रेडी है? ठीक है। और कहां से पैसे आएंगे? तो ठीक है, अब डेटर को छोड़े थे तो डेटर से कितने आएंगे? तो डेटर गुड वाले, वो डेटर गुड वाले, डेटर बैड वाले, डेटर डॉटफुल वाले। गुड वाले से पूरे पैसे आ जाएंगे, बैड वाले से तो आएंगे ही नहीं, बैड हो गया तो कहां से आएगा भाई? डाउटफुल वाले से कुछ कम आएंगे, 10 का है 8 आएगा, सिंपल। डाउटफुल है तो कुछ डूबेगा, डाउटफुल है तो कुछ डूबेगा, लेकिन कुछ तो आएगा। तो ये अपना लिस्ट तैयार हो गया एफ। समझ में आया कहां से पैसे आए? अगर ऐसे ये डेटर ऐसे ऐसे इतना पैसा आ गया, कहां से पैसा आए? तो बिल ऑफ एक्सचेंज को भी तो आपने छोड़ा था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इसको दिखाएंगे जी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सपोज करिए 10 है, 8 आया, 10 का 10 भी आ सकता है, 8 का भी, 8 भी, कुछ भी, जो भी इसका एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड टू रियलाइज जो भी पैसा, तो इस एसेट से इतना पैसा आया, डेटर से इतना पैसा आया, बिल से इतना पैसा आया, अब कहीं से पैसे आएंगे? सारे के सारे एसेट कवर हो गए इसमें, सारे के सारे एसेट। मॉर्गेज वाली को तो यहीं पे घटा दिए थे, मॉर्गेज वाला तो 15 यही घट गया था, 8 यही घट गया था, मॉर्गेज वाले का काम हो चुका है। आप ये नहीं सोच रहे कि मॉर्गेज वाला अलग से बेचेंगे, तो वहीं पे बात हो गई, लायबिलिटी के ऊपर बात होते ही मॉर्गेज वाले एसेट की बात हो गई। तो ये इतने एसेट बेचकर पैसे आ गए, एसेट बेचकर पैसे आ गए, ठीक है ना? सभी बच्चे समझ रहे हैं आराम से, एसेट बेच के इतने पैसे। अब सबसे पहला पैसा इसको तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को यहाँ पे हम पे नहीं किए हुए थे, याद आ रहा है? यहाँ पे पूरी पे किए हुए थे, यहाँ पे नहीं करके यहीं पे घटा लेंगे। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर घट गया यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, इससे सरप्लस आया था 5 रुपए का, तो आप ये अगर आप जब ये बोल रहे हैं कि एसेट बेच के इतना पैसा आया, तो 5 रुपए यहां से भी तो आएगा, तो सरप्लस को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? बताइए। सरप्लस 5 रुपए जोड़ना है, जोड़ के टोटल करना है, उसमें से प्रीफरेंस वाले को पैसा दे देना है, प्रीफरेंस वाले को पैसा दे देना है। किसको पैसा दे देना? अब एक मिनट सुनिएगा, प्रीफरेंस क्रेडिटर का यहाँ पे काम नहीं किया, यहाँ पे काम किया, समझ में आ गया? बात समझे हैं? अच्छा, फुल्ली सेक्योर्ड क्रेडिटर का यहाँ पे काम नहीं किए, उसका सरप्लस यहाँ लिखे है, यहाँ नहीं लिखे, वहां लिखे, लॉजिक समझ। हम कहते हैं कि फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो ये सरप्लस है वो यहां भी काम हुआ, यहां भी काम हुआ, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा मतलब 2 जगह काम हुआ। बात समझ में आ गई? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर का यहां काम हुआ, यहां काम हुआ, इसको भी आप क्या कहेंगे? कॉन्ट्रा, क्योंकि 2 जगह काम हुआ। तो ये अब आप बताइए, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को देने के बाद जो पैसा बचेगा, सपोज करिए 20 रुपया बच गया, कितना रुपया बच गया? अब मेरे को 20 रुपया जेब में है, मान लो ये हाथ पे 20 रुपया रखा, बच्चे देख रहे हो ना सभी, हाथ पे कितना रुपया रखा? वो पैसा लेकर हम चिंतन करने लगे कर्ज के, चिंतन करने लगे, तो कर्जा है 4, कर्जा है, पहले वाले को देना नहीं तो दे चुके, दूसरे वाले को 2, और तीसरे वाले का पहले से पेड, पहले वाले का 90, तो 90 और 2 कितना था? 92, पैसा कितना? हम कह सकते हैं 90 और 92 की तुलना करने के बाद कि 90 और 2 92 रुपया देना है, वो कितना रुपया देना है कितना? 20। क्या आप समझ पाए? 62 रुपया, समझिए 62 रुपया क्या हो गया? डेफिशिएंसी। 72, हाँ 72 रुपया क्या हो गया हम लोगों का? डेफिशिएंसी। 90 में अगर 20 घटा दो तो क्या हो गया? 72 रुपया, ये हमारी कमी हो गई। अब ये जो कमी है, ये ऐसे तो समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे करके बात किए, 20 रुपया से हम 92 रुपए दे नहीं पाएंगे, 92 में से किसी 20 को ही हम पे करेंगे, 72 रुपया हम पे ही नहीं कर पाएंगे, वो मेरे लिए एक तरह का बचत हो, एक तरह का बचत हो, हम पे नहीं करेंगे उसको तो मेरे लिए फायदा है, डेफिशिएंसी है, कमी है। आप लोग बताओ कि ये वाला चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, सभी बच्चे समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन?
अब एक बात बताओ, ये चीज ऐसे समझ में आ गई कि हम दो चीजों पे बात किए, लायबिलिटी पे और एसेट पे, लेकिन इसको हम लोग एक स्टेटमेंट पे जब यही सेम बात करेंगे उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कुछ तो दिमाग में क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और शायद अब आप लोग बहुत इजीली समझ लोगे। देखो समझ के देखते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक साइड हमारा लायबिलिटी, एक साइड हमारा लायबिलिटी। अब मैं इधर लिख रहा हूं लायबिलिटी, याद हो जाना चाहिए ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक तरफ मैं लिख रहा हूं ग्रॉस वैल्यू, शायद अब आप हर नाम सुन चुके हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड टू रैंक, समझ में आ रहा होगा, और यहां रुपीस का साइन भी लगा देते हैं। और अब दूसरे तरफ मैं लिख रहा हूं एसेट, समझ रहे होंगे। उसके बाद मैं लिख रहा हूं एस्टिमेटेड टू रियलाइज, ठीक है, क्लियर। अब बताइए यहां पर ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आ गई, हम कहना क्या चाहते हैं। पहले विचार करते हैं लायबिलिटी के ऊपर। अब आप खुद बोलते जाओ पहला लायबिलिटी कौन सा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और एज पर लिस्ट ए, इसका ग्रॉस वैल्यू इधर और इसका नेट वैल्यू इधर, सभी बच्चे समझ गए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, क्लियर है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का वैल्यू यहां लिखेंगे और लेस करेंगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। बात समझ गए। जो भी मॉर्गेज एसेट आपके समझने के लिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मॉर्गेज यहां लिखते ही नहीं अंदर। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, मॉर्गेज एसेट, मॉर्गेज एसेट, समझ गए आप लोग। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस कीजिएगा, फुल्ली सिक्योर्ड है, क्या निकलेगा बउआ, सरप्लस। वहां देखिए उधर सरप्लस था, आप इसको क्या बोलिएगा, सरप्लस, क्या लिखिएगा, सरप्लस, समझ गए। और ये सरप्लस आगे जाकर क्या करना है, जोड़ना है, तो लिखेंगे सरप्लस एडेड एज पर कॉन्ट्रा, क्या लिखेंगे, एडेड एज पर कॉन्ट्रा। तो आप शायद समझ लोगे कहां पे ऐड होगा, कॉन्ट्रा क्यों, डायरेक्टली लिख दे तो समझते हैं, कॉन्ट्रा याद रखना है क्या है, आप तो कॉन्ट्रा समझ चुके हैं, तो इसीलिए इसको ऐड करेंगे बाद में जाकर, इसीलिए इसको बाहर कहीं इसका काम नहीं। उसके बाद लिखिए पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी, इसका वैल्यू यहां लिखे और इसमें से भी फिर लेस करेंगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, समझ गए होंगे। यहां माइनस का साइन पे ये कर देते हैं ब्रैकेट, तो ये लेस होगा। लेस होने के बाद जो भी आएगा एफिशिएंसी नहीं होगा, बाहर लिख दिया जाएगा, बात समझिए, बाहर लिख दिया जाएगा। 10 रुपए का एसेट था, 8 रुपए का गिरवी रखे थे, 2 रुपया मुझे पे करना है। आप यहाँ देख सकते हैं 10 - 8 = 2। आपने कुछ समझा होगा, क्या आप लोग समझ पाए इस बात, कंफ्यूज नहीं होना है, बस जहां से कंफ्यूज हुए फिर पाए तो मैं सी तक की लिस्टिंग हो गई। चलिए डी पे आते हैं। अब क्या लिखेंगे,
प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, सब में एक एक लाइन छोड़िएगा हर लिस्टिंग के बाद, एक के बाद एक लाइन, फिर बी के बाद एक लाइन, ऐसे एज पर लिस्ट डी, समझ गए। और हम इसके वैल्यू को यहां लिखेंगे और कहेंगे डिडक्टेड, और एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे लगता है आप लोग फिर इसको भी समझ गए होंगे। अब देखिए कि कितना अमाउंट आ सकता है, बस दो चीज का समझ गए। रैंक में दो चीजों का पे करना है, बाकी सब अपना है। एक सरप्लस को आगे ले जाना है। कॉन्ट्रा दो जगह है, कॉन्ट्रा कितने जगह है, आप लोग कॉपी पर जब इसको लिखा तो हाईलाइट कर देना कॉन्ट्रा को। अब आप आ गए एसेट पर, लायबिलिटी का डिस्कशन समाप्त, इसी कोई दिक्कत। चलिए अब हम कहां गए, एसेट पर। एसेट में सबसे पहले ऑल एसेट एज पर लिस्ट ई। अब मेरे कहने का मतलब भी आप समझ रहे हो। तो ये एसेट, वो एसेट, ये सब एसेट, वो सब एसेट, कोई दिक्कत? तीन एसेट को छोड़ के वहीं पे बात करते हैं। उस एसेट का जो बुक वैल्यू होगा वो अंदर लिख लेना है, समझ रहे होंगे। और जो एस्टिमेटेड टू रियलाइज वो वैल्यू बाहर लिख लेना है। सभी बच्चे समझे हैं कि एक बार बता दीजिए सर यहाँ कौन सा एसेट आएगा, हमको नहीं पता। कौन सा मॉर्गेज वाला एसेट का काम पहले हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज और डेटर को छोड़ समझ में आ गया होगा, बाकी सब एसेट यहाँ आएगा। चलिए सर अच्छी बात है। अब लिस्ट की भी तैयार हो चुकी है, एसेट पे चर्चा कर रहे हैं। अब कहां आ गए, डेटर एज पर लिस्ट एफ। कोई दिक्कत? लिस्ट एफ में आप क्या लिखेंगे, डेटर जो क्या हो सकता है, गुड जो क्या हो सकता है, बैड जो क्या हो सकता है। गुड डेटर जितने का बुक वैल्यू, ये सब बुक वैल्यू, ये सब क्या है, एक पे लिख दे तो आप समझ गए सब बुक वैल्यू। गुड का तो पूरा पैसा मिलेगा, बैड का मिलेगा ही नहीं। समझ रहे होंगे एक साइन का मतलब है, नहीं कुछ से कुछ लिख रहा है। डाउटफुल में कम मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। आगे चले गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। जितने का बुक वैल्यू हो अंदर लिखना, बराबर पैसा मिल गया तो बाहर, कम मिला तो बाहर, जो भी मतलब रियलाइज जितना होगा वो बाहर। जी तक की लिस्टिंग होगी। तो आप बताओ कि क्या और भी कोई एसेट है? नहीं है। अब क्या करें? तो सर अब क्या करेंगे, ये जो सरप्लस था उसको यहां ले आएंगे। अरे इतना पैसा तो एसेट बेच के आएगा, मतलब इतना पैसा तो एसेट बेच के आएगा, सरप्लस का भी तो उधर से लाएंगे। तो लिखेंगे सरप्लस एज पर कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप लोग समझ पाए? सरप्लस लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और ये सरप्लस यहां लिखेंगे। कौन सा सरप्लस है? अब देखिए यहां से ये जो सरप्लस है, वैसे आप लोग लाइन मत खींच लेना एग्जाम, ये बस आपके समझने के लिए। क्लियर है? अब इतने पैसे आपके पास हैं, आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लिए। अब इस अमाउंट में से पहले किसको पे करेंगे, डिफरेंस। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर एज पर कॉन्ट्रा, और जो कॉन्ट्रा है वो हटा लीजिए। क्लियर है? प्रिफरेंशियल वाला पेड हो गया। अब जो पैसा आया है, बचा है, उससे इस लाइबिलिटी को टोटल ये वाला ए और 2, समझ गए? तो ये दोनों का टोटल यहां लिखेंगे। सपोज करिए दोनों का टोटल आ गया, ये 8 है और ये 2 है।
आ गया 10, क्लियर है, और ये बचा 7, समझ में आया होगा। अब आप इधर लिखेंगे 3 रुपए का, 10 माइनस 7 बराबर 3 रुपए का डेफिशिएंसी। क्या लिखेंगे? 3 रुपए का क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी। ये वो कमी है जो आप पे नहीं कर पाए, ये वो कमी है जो आप पे, अरे 10 रुपए का लाइबिलिटी था, पैसा कितना था आपके पास, तो कितने का पे नहीं कर पाए, बराबर हो गया। तो ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ। बताओ समझे कि नहीं? तो जरा सोचो, अगर हम डायरेक्टली ये बना देते तो कॉन्ट्रा वोल्टा करते रह जाते, कुछ समझ में आता, लेकिन अब तुम बिना देखे इसको बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना अंतर? ये डेफिशिएंसी क्या बताता है? वो अमाउंट, हाँ, जो पे नहीं कर पाए। तो अगर आप एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिएगा तो उसको एक बचत हो गया, उसको एक फायदा हो गया, ये नहीं करना पड़ा। तो आप लोग बताइए, सारी चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं, बस स्टेटमेंट ऑफ वेयर हट जाइए, स्टेटमेंट फिर एक बार फिर से बना लीजिएगा, देखिएगा कि हमसे खुद से बनता है कि नहीं, और इसका जो करना है फोटो लीजिए, जो करना है करिए। चलिए बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में।